एक ऐसा घोटाला जिसने भारत के सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। एक ऐसा आदमी जिसे लोग शेयर बाजार का भगवान कहने लगे थे और एक ऐसा सच जिसे करोड़ों निवेशक का भरोसा तोड़ दिया। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम सामने आया तब सिर्फ एक ब्रोकर की पोल नहीं खुली थी, बल्कि भारत के पूरे शेयर बाजार की कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई थी। उस समय शेयर बाजार आज जैसा नहीं था। ना मोबाइल ऐप थे, ना ऑनलाइन ट्रेडिंग। शेयर खरीदने बेचने का खेल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में था। जानकारी भी उन्हीं के पास थी, ताकत भी उन्हीं के पास थी और आम निवेशक वह सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करके पैसे लगाता था। लेकिन फिर एक घोटाला हुआ और उसी घोटाले ने भारत को मजबूर कर दिया नया रास्ता चुनने के लिए। एक ऐसा सिस्टम जिसने शेयर बाजार का पूरा खेल बदल दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने मुंबई की कुछ इमारतों तक सीमित बाजार को देश के हर शहर और हर आम आदमी तक पहुंचा दिया। आज करोड़ों लोग जिस सिस्टम पर भरोसा करके निवेश करते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या NSE सिर्फ एक स्टॉक एजेंसी है या फिर यह भारत की सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति की कहानी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NSE की पूरी कहानी, एक घोटाले से लेकर भारत के सबसे ताकतवर स्टॉक एजेंसी बनने तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा आपका स्वागत करता हूं पैसा सुरक्षा में। दोस्तों, आज जब हम अपने मोबाइल पर कुछ सेकंड में शेयर खरीद और बेच सकते हैं, तब यह सोचना भी मुश्किल लगता था कि एक समय ऐसा था जब भारत का शेयर बाजार पूरी तरह अलग दुनिया हुआ करता था। लेकिन NSE की कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत का शेयर बाजार आज जितना आधुनिक, तेज और पारदर्शी नहीं था। साल था 1980 का दशक। भारत में शेयर बाजार का मतलब लगभग एक ही नाम था, बॉम्बे स्टॉक एजेंसी यानी BSE। उस समय अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता था तो उसके लिए यह प्रक्रिया आज की तरह आसान नहीं थी। ना कोई मोबाइल ऐप था, ना कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ना ही रियल टाइम में शेयर की कीमतें देखने की सुविधा। मुंबई की स्थित स्टॉक एजेंसी में ट्रेडिंग फ्लोर पर सैकड़ों ब्रोकर खड़े होकर चिल्लाते हुए सौदा किया करते थे, जिसे दुनिया ओपन ऑटरी सिस्टम के नाम से जानती है। चारों तरफ शोर, हाथों के इशारे और सेकंडों में बदलती कीमतें, यही उस दौर का शेयर बाजार था। अगर आप दिल्ली, पटना, रांची, लखनऊ या किसी छोटे शहर में रहते थे तो शेयर बाजार तक आपकी सीधी पहुंच लगभग नामुमकिन थी। आपको किसी ब्रोकर पर निर्भर रहना पड़ता था और जो जानकारी ब्रोकर के पास होती थी वही जानकारी निवेशकों तक पहुंचती थी। यानी जानकारी का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में था, और जहां जानकारी का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में हो, वहां ताकत भी उन्हीं लोगों के पास होती है। समस्या सिर्फ यही खत्म नहीं होती थी। उस समय शेयर पूरी तरह कागज के रूप में मौजूद होते थे। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदता था तो उसे एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, और कई बार उस सर्टिफिकेट को निवेशक के नाम पर ट्रांसफर होने में हफ्तों नहीं बल्कि महीने लग जाते थे। सोचिए, आपने पैसा लगा दिया है लेकिन आपको यह भी नहीं पता है कि शेयर आपके नाम पर कब आएगा। और इसी वजह से बाजार में कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगी। फर्जी सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट दस्तावेज, ट्रांसफर में देरी और कीमतों में हेराफेरी के आरोप। धीरे धीरे यह सब आम बात बनती जा रही। सबसे बड़ी समस्या थी पारदर्शिता की कमी। एक आम निवेशक को अक्सर यह नहीं पता होता था कि जिस कीमत पर वह शेयर खरीद रहा है वह वास्तव में सही कीमत है भी या नहीं, क्योंकि बाजार की पूरी जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। और यही वजह थी कि छोटे निवेशक अक्सर बड़े खिलाड़ियों के सामने कमजोर साबित होते थे। बाहर से देखने पर भारतीय शेयर बाजार चल तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम में कई ऐसी कमजोरियां मौजूद थी जो किसी बड़े संकट का इंतजार कर रही थी। और फिर 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ शेयर बाजार को हिला दिया बल्कि भारत की पूरी वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एक आदमी, एक स्कैम और अरबों रुपए का खेल, हर्षद मेहता। और यहीं से शुरू होती है उस घटना की कहानी जिसने आगे चलकर NSE के जन्म की नींव रखी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन था हर्षद मेहता और कैसे एक साधारण सा ब्रोकर पूरे भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। साल 1990 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही। उदारीकरण की हवाएं चल रही थी, निवेशकों का उत्साह बढ़ रहा था और शेयर बाजार में तेजी का माहौल था। इसी दौरान एक नाम तेजी से सुर्खियों में आने लगा, हर्षद शांति लाल मेहता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी तेज समझ, जोखिम लेने की क्षमता और आक्रामक निवेश रणनीति के दम पर खुद को शेयर बाजार का सबसे बड़ा चेहरा बना लिया। धीरे धीरे लोग उसे एक नए नाम से बुलाने लगे, द बिग बुल। हर्षद मेहता जिस शेयर में पैसा लगाता उस शेयर की कीमतें आसमान छूने लगती। निवेशकों को लगता कि यह आदमी जिस कंपनी पर दांव लगा रहा है उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। उस समय मीडिया भी उसे एक वित्तीय जादूगर की तरह पेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शेयर बाजार में सफलता का दूसरा नाम ही हर्षद मेहता हो। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। शेयर बाजार में जो पैसा दिखाई दे रहा था
था वह पूरी तरह शेयर बाजार का पैसा नहीं था। उसके पीछे बैंकिंग सिस्टम की एक ऐसी कमजोरी छिपी हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस दौर में बैंक आपस में सरकारी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करते थे। इन सौदों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष दस्तावेज का इस्तेमाल होता था जिन्हें बैंक रिसिप्ट या BR कहा जाता था। यहीं से शुरू हुआ खेल। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाना शुरू किया। कुछ बैंकों से निकला पैसा सीधे शेयर बाजार में आने लगा और उसी पैसे से बड़े पैमाने पर शेयर खरीदे जाने लगे। नतीजा, शेयर की कीमतें लगातार ऊपर जाती चली गई। कुछ कंपनियों के शेयर में इतनी तेजी आई कि लोगों को लगने लगा भारत का शेयर बाजार एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह तेजी प्राकृतिक नहीं थी। इसके पीछे असली ताकत निवेशकों का भरोसा नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों से निकला गया पैसा था। और फिर अप्रैल 1992 एक पत्रकार की रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया। यह पत्रकार थी सुचिता दलाल। उन्होंने एक ऐसी कहानी उजागर की जिसने भारतीय वित्तीय जगत की नींव हिला दी। धीरे धीरे जांच शुरू हुई, दस्तावेज खंगाले गए, बैंकों से पूछताछ हुई और फिर सामने आया एक चौंकाने वाला सच। भारत के बैंकिंग सिस्टम से हजारों करोड़ों रुपया का पैसा गलत तरीके से शेयर बाजार में पहुंचाया गया था। जिस तेजी को लोग आर्थिक चमत्कार समझ रहे थे वह दरअसल एक विशाल वित्तीय घोटाले का हिस्सा थी। जैसे ही यह सच सामने आया, शेयर बाजार में भूचाल आ गया। शेयरों की कीमत गिरने लगी, निवेशकों का पैसा डूबने लगा और लोगों का भरोसा टूटने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा घोटाला नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस स्कैम ने सरकार, रेगुलेटर्स और वित्तीय संस्थानों को एक कड़वा सच दिखाया। समस्या सिर्फ हर्षद मेहता नहीं था, समस्या वो सिस्टम था जो इतनी बड़ी हेराफेरी को होने दे रहा था। और जब सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे तब फैसला लिया गया कि अब सिर्फ दोषियों को पकड़ना काफी नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना होगा। और इसी फैसले से जन्म लेने वाली थी भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी क्रांति, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि NSE का जन्म केवल हर्षद मेहता स्कैम की वजह से नहीं हुआ था। असल में एक आधुनिक और तकनीक आधारित स्टॉक एक्सचेंज बनाने का विचार पहले से ही चर्चा में था। लेकिन 1992 के घोटाले ने उस विचार को एक जरूरत बना दिया। अब सरकार के पास इंतजार करने का समय नहीं था, उसे कार्रवाई करनी थी। उस समय भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। देश विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि भारत एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार की हालत दुनिया के विकसित बाजारों से काफी पीछे थी। कागजी रिकॉर्ड्स, मैनुअल ट्रेडिंग, जानकारी की कमी और पारदर्शिता पर सवाल। ऐसे में एक नए सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी। यहीं पर देश के कुछ बड़े वित्तीय संस्थान एक साथ आए। इनमें शामिल थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और कई अन्य वित्तीय संस्थान। इन सभी का लक्ष्य एक ही था, भारत को ऐसा शेयर बाजार देना जो व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चले। और फिर 1992 में आधिकारिक तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, यह पुराने सिस्टम के खिलाफ एक घोषणा थी, एक ऐसा प्रयास जिसका मकसद था शेयर बाजार को आर्थिक पारदर्शी, अधिक सुरक्षित और अधिक लोकतांत्रिक बनाना। NSE की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह शुरुआत से ही तकनीक पर आधारित था। जब दुनिया के कई बाजार अभी भी ट्रेडिंग फ्लोर पर निर्भर थे, तब भारत एक ऐसा एक्सचेंज बना रहा था जो कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए पूरे देश को जोड़ने वाला था। यह उस समय के लिए बेहद साहसिक कदम था। NSE के पीछे सोच बहुत स्पष्ट थी। अगर शेयर बाजार पर भरोसा वापस लाना है तो नियम बदलने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम बदलना। और सिस्टम तभी बदलेगा जब हर निवेशक को समान जानकारी मिले, हर ऑर्डर निष्पक्ष तरीके से निष्पादित हो, ब्रोकरों का अधिकार खत्म हो और तकनीकी इंसानी हस्तक्षेप की जगह ले। लेकिन NSE का असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि कागजों पर नया एक्सचेंज बनाना आसान था, लेकिन दशकों पुराने ट्रेडिंग सिस्टम को बदलना आसान नहीं था। मुंबई की ट्रेडिंग रिंग्स में बैठे कई लोग इस बदलाव के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि अगर सब कुछ कंप्यूटर पर आ गया तो वर्षों से चला आ रहा उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिर भी NSE पीछे नहीं हटा और 2 साल बाद 1994 में भारत के शेयर बाजार में वह बदलाव आया जिसने हमेशा के लिए खेल के नियम बदल दिए। पहली बार ट्रेडिंग फ्लोर की चीख पुकार की जगह
कंप्यूटर स्क्रीन ने ले ली। पहली बार देश के अलग अलग शहरों के निवेशक एक ही सिस्टम से जुड़ने वाले थे और पहली बार भारत का शेयर बाजार सच में आधुनिक बनने जा रहा था। यहीं से शुरू हुई भारत की पहली डिजिटल वित्तीय क्रांति। 1994 में एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू की। आज यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय यह किसी क्रांति से कम नहीं थी। जहां पहले सौदे ट्रेडिंग फ्लोर पर खड़े होकर किए जाते थे, अब वही काम कंप्यूटर स्क्रीन पर होने लगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बाजार अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पटना या किसी छोटे शहर का निवेशक भी उसी सिस्टम से जुड़ सकता था जिससे बड़े बड़े ब्रोकर जुड़े हुए थे। यानी जानकारी और अवसर दोनों तक पहुंच बढ़ने लगी। एनएसई का सिस्टम एक सरल सिद्धांत पर काम करता था, जो ऑर्डर पहले आएगा उसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। इससे मनमानी और पक्षपात की गुंजाइश काफी हद तक कम हो गई। धीरे धीरे निवेशकों का भरोसा वापस आने लगा। लोगों को महसूस होने लगा कि अब बाजार पहले जैसा नहीं रहा। अब खेल कुछ लोगों के हाथ में नहीं बल्कि एक पारदर्शी सिस्टम के हाथ में था। लेकिन एनएसई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असल बदलाव तो तब आया जब शेयरों के कागजी सर्टिफिकेट भी इतिहास बनने लगे और यहीं से शुरू हुई डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग की नई दुनिया। पहले अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदता था तो उसे एक कागजी सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट के खोने, चोरी होने या फर्जी होने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन डीमेट सिस्टम आने के बाद शेयर पूरी तरह डिजिटल हो गए। जिस तरह आज आपके बैंक खाते में पैसा डिजिटल रूप में रहता है, उसी तरह आपके शेयर भी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहने लगे। इस बदलाव ने निवेशक को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया। अब लोगों को शेयर खरीदने के लिए किसी ट्रेडिंग फ्लोर या बड़े ब्रोकर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। धीरे धीरे इंटरनेट आया, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग आई और फिर स्मार्टफोन ने पूरे खेल को बदल दिया। जो शेयर बाजार कभी कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, वह अब देश के हर कोने तक पहुँचने लगा। छोटे शहरों और कस्बों के लोगों भी निवेश की दुनिया का हिस्सा बनने लगे। एनएसई ने सिर्फ ट्रेडिंग का तरीका नहीं बदला, उसने निवेश को लोकतांत्रिक बना दिया। यानी अवसर अब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भागीदार बनना चाहता था। जब करोड़ों भारतीय मोबाइल पर कुछ सेकंड में शेयर खरीदते और बेचते हैं, लेकिन यह सुविधा अचानक नहीं आई। इसके पीछे वर्षों तक तकनीकी विकास, नियामक सुधार और एनएसई जैसी संस्थाओं में भूमिका रही है। और शायद यही एनएसई की सबसे बड़ी सफलता है। उसने शेयर बाजार को एक बंद कमरे से निकालकर करोड़ों भारतीयों के हाथों तक पहुंचा दिया। लेकिन आज जिस एनएसई पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज एनएसई सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय बाजारों में से एक माना जाता है। हर दिन यहाँ लाखों निवेशक और ट्रेडर्स सक्रिय रहते हैं। देश की कई बड़ी कंपनियों के शेयर इसी प्लेटफॉर्म पर खरीदे और बेचे जाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों की झलक भी सबसे पहले अक्सर यहीं दिखाई देती है। लेकिन एनएसई की असली ताकत सिर्फ उसके आकार में नहीं है। उसकी असली ताकत उस भरोसे में है जो करोड़ों भारतीयों ने इस सिस्टम पर किया है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब शेयर बाजार कुछ चुनिंदा लोगों का खेल माना जाता था, लेकिन आज एक छात्र, एक नौकरी पेशा व्यक्ति, एक दुकानदार या एक छोटे शहर में रहने वाला निवेशक भी उसी बाजार का हिस्सा बन सकता है। और यही वह बदलाव है जिसने एनएसई को सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना दिया। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो एनएसई का जन्म किसी सामान्य व्यावसायिक जरूरत से नहीं हुआ था। यह उस समय पैदा हुआ था जब भारत ने अपनी वित्तीय व्यवस्था की कमजोरियों को करीब से देखा, जब एक घोटाले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए और जब देश ने फैसला किया कि अब सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना होगा। आज हम जिस डिजिटल शेयर बाजार को देखते हैं, जहां कुछ सेकंड में करोड़ों रुपयों का लेन देन हो जाता है, जहां मोबाइल फोन से निवेश करना संभव है और जहां देश का आम नागरिक भी निवेशक बन सकता है, उसकी नींव उसी बदलाव के दौर में रखी गई थी। एनएसई की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां किसी सफलता से नहीं बल्कि किसी बड़ी गलती से जन्म लेती है। और 1992 के संकट से निकली एनएसई की कहानी शायद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनएसई ने भारतीय शेयर बाजार को पूरी तरह बदल दिया या अभी भी सिस्टम में ऐसे बदलाव की जरूरत है जो निवेशकों को और अधिक सुरक्षित बना सके? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हूँ शेखर झा और आप देख रहे थे पैसा सुरक्षा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।